Hello students, now we are going to discuss postulates of Darwinism. So postulates of डार्विनिज्म को डिस्कस करेंगे। देखिए postulates of डार्विनिज्म में कुछ मेन पॉइंट्स हैं जिसको मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट इज ज्योमेट्रिक इंक्रीज, सेकेंड इज limited food and space, third one is struggle for existence, fourth is variations, fifth one is natural selection, or we can say it सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। देखिए डार्विन के बारे में बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट तो बताती है डार्विन की थ्योरी, डार्विनिज्म सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट तो बताती है, बट अराइवल ऑफ फिटेस्ट नहीं बता पाती है। और अराइवल ऑफ फिटेस्ट ही आगे जाके एक रीजन बन जाएगा कि डायनासोर्स जो है, जो इतने डोमिनेंट फिगर होने के बाद भी वो सर्वाइव नहीं कर पाए, तो क्या किसी ऑर्गेनिज्म का सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट मींस कि कंपीट कर लिया और डोमिनेट कर गया तो वो सर्वाइव कर जाएगा? नो, देयर इज अनदर कंडीशन दैट एन ऑर्गेनिज्म मस्ट हैव एन इनहेरेंट कैपेसिटी। उस ऑर्गेनिज्म में इतनी इनहेरेंट कैपेसिटी भी होनी चाहिए टू अडेप्ट द चेंजिंग environment, to adapt according to the changing environment. So वो है आपकी अराइवल ऑफ फिटेस्ट, we'll discuss it later, but ये है सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। नेक्स्ट इज इनहेरिटेंस ऑफ useful variations, inheritance of useful variations, and finally speciation। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल ज्योमेट्रिक इंक्रीज के बारे में डार्विन की थ्योरी क्या बोलती है? ज्योमेट्रिक इंक्रीज में उसने बोला कि जो ये पॉपुलेशन है ये ज्योमेट्रिकली इंक्रीज कर रही है, मतलब कि पॉपुलेशन का नंबर ज्योमेट्रिकली इंक्रीज कर रहा है, तो यहाँ पे जो आपके पास फूड है, जो स्पेस है, जो रिसोर्सेज है, वो लिमिटेड है। ठीक है, पॉपुलेशन का नंबर मतलब पॉपुलेशन की ग्रोथ जो है वो ज्योमेट्रिक इंक्रीज में होगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल उसने एग्जाम्पल दी पैरामीशियम की। उसने बोला कि पैरामीशियम जो है वो 3 टाइम्स डिवाइड करता है। पैरामीशियम की एग्जाम्पल दी कि वो 3 टाइम्स डिवाइड करता है, 3 टाइम्स डिवाइड करता है बाइनरी फिशन करके, और 24 आवर्स में, ठीक है, 3 बार ये डिवाइड कर जाएगा। ऐसे अगर इसका कंटिन्यूअस नंबर चलता रहा, बट कंडीशन इज दैट कि वहां पे क्या होना चाहिए, उसकी फेवरेबल कंडीशंस होनी चाहिए। तो 280 मिलियन पैरामीशिया जो है वो एक मंथ में बन जाएंगे। और ऐसे ही अगर कंटिन्यूड उसने बोला 5 इयर्स तक चला तो मोर देन जितनी स्पीशीज अर्थ पे प्रेजेंट हैं उससे 1000 टाइम मास पैरामीशिया का प्रोड्यूस हो सकता है। ऐसे ही उसने ड्रोसोफिला की एग्जांपल दी। ड्रोसोफिला हमें पता है फ्रूट फ्लाई है जो अपना लाइफ साइकिल जो है कितने दिन में, 10 से 14 दिन में अपना लाइफ साइकिल जो है ये कंप्लीट कर लेती है। सो ये ड्रोसोफिला जो है कहता 200 एग्स को ले करेगी और इस रेट पे ये सरवाइव कर सकती है विद इन द 40 डेज एंड 2 into 10 raised to power 8, 10 raised to power 8 फ्लाइज जो है वो प्रोड्यूस कर देगी। ऑयस्टर मशरूम के बारे में आपने डिस्कस किया होगा। ऑयस्टर मशरूम जो 114 मिलियन एग्स को प्रोड्यूस कर देती है। सालमन फिश की एग्जांपल उसने दी है। ठीक है, सालमन फिश की एग्जांपल है। रैबिट की एग्जांपल। अच्छा, रैबिट जो है ना वो क्या करता है, 6 मंथ्स में ही इसके जो यंग वंस होते हैं वो
जनरली, ठीक है, ब्रीडिंग करना स्टार्ट कर देते हैं और ये 6 यंग वंस को एक लिटर में प्रोड्यूस करता है और 4 लिटर्स जो है वो ईयर में प्रोड्यूस हो जाते हैं। ऐसे एक प्लांट है इवनिंग प्रिमरोज, तो वो क्या करता है, अराउंड 1,18,000 सीड्स को प्रोड्यूस करता है, बहुत सारे स्पोर्स जो है वो नंबर्स में प्रोड्यूस करता है। कहने का मतलब ये है, यहाँ पे बोला गया है कि रिप्रोडक्टिव पावर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म के अकॉर्डिंगली जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ज्योमेट्रिकली अपनी पॉपुलेशन को डबल कर लेगा, दैट्स द कंडीशन। आफ्टर दैट विल डिस्कस कि बहुत सारे एग्जाम्पल से हमें ये क्लियर हो जाता है कि जो भी, जैसे फॉर एग्जांपल पैरामीशियम है, ड्रोसोफिला है, ऑयस्टर मशरूम है, साल्मन फिश है, रैबिट है, जहाँ इवनिंग प्रिमरोज है, सो ये जैसे जैसे नंबर में इंक्रीज कर रहे हैं वैसे वैसे अपनी न्यू जनरेशंस को ऑक्यूपाई करेंगे और ऑल द स्पेस जो अर्थ पे अवेलेबल है उसको ऑक्यूपाई कर लेंगे। प्रोसेस को रिपीट, जनरेशन आफ्टर जनरेशन रिपीट करके, और किसने बोला है कि जितनी स्पीशीज अर्थ के ऊपर प्रेजेंट है उससे भी ज्यादा उनका नंबर ऑफ स्पीशीज जो है वो इंक्रीज हो जाएंगी। सो दिस इज ज्योमेट्रिक इंक्रीज। ओके, आफ्टर दैट लिमिटेड फूड एंड स्पेस। लिमिटेड फूड एंड स्पेस में उसने बताया कि देखिए पॉपुलेशन का नंबर तो ज्योमेट्रिकली इंक्रीज कर रहा है बट अवेलेबल जो अर्थ के ऊपर फूड एंड स्पेस है वो तो लिमिटेड ही है। सो इससे क्या होगा कि ये एक एनवायरनमेंट की कैरिंग कैपेसिटी बन जाएगी, कंडीशन ये बन जाएगी कि इसी में ही सभी ऑर्गेनिजम्स आएंगे, तो कंपटीशन होगा उनमें उस फूड को लेकर, उस स्पेस को लेकर। सो तब उसने नेक्स्ट दिया कि स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। अब कोई भी ऑर्गेनिज्म एक जगह से दूसरी जगह पे क्यों माइग्रेट करेगा? इन सर्च ऑफ फूड, इन सर्च ऑफ शेल्टर, इन सर्च ऑफ मेटिंग पार्टनर। जब किसी ऑर्गेनिज्म को एक ही जगह पे फूड, शेल्टर और मेटिंग पार्टनर अवेलेबल है, देन व्हाई द ऑर्गेनिज्म वांट टू गो टू अनदर प्लेस? अगर उसकी कंडीशंस, उसकी फुलफिल रिक्वायरमेंट्स हो रही हैं तो क्यों वो एक जगह से दूसरी जगह जाएगा? सो स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस इज अ काइंड कि लिमिटेड फूड एंड स्पेस है, पॉपुलेशन का नंबर इंक्रीज कर रहा है ज्योमेट्रिकली, तो वहां पे सेम स्पीशीज के बीच में या डिफरेंट स्पीशीज के बीच में देयर इज अ कंपटीशन। और अगर जो सेम स्पीशीज के बीच में इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन होगा वो सबसे ज्यादा वल्गर होगा, वो सबसे ज्यादा डोमिनेट करेगा, और वहां पे क्या होगा कि वो जो भी इंट्रा स्पेसिफिक होगा उनमें जो कंपटीशन है उनमें जो स्पीशी डोमिनेट कर जाएगी, जो compete कर जाएगी, उसमें से डोमिनेट करेगी वही सर्वाइव कर पाएगी। सो दैट्स अबाउट द स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। और कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी रहेंगे, कुछ तो होगा कि डिफरेंट स्पीशीज के बीच में स्ट्रगल चल रहा है, कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी होंगे लाइक हीट है, टेम्परेचर है, ड्रॉट है, ठीक है। सो ये भी फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होंगे कि उस ऑर्गेनिज्म ने उस चेंजिंग एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंगली अपने आप को उस एनवायरनमेंट में किस तरह से अडेप्ट करना है। जो अडेप्ट कर जाएगा वो सरवाइव कर जाएगा और जो नहीं करेगा वो हमेशा रिसेसिव ही काउंट किया जाएगा। ओके, so there's now variations are always there, the variations provide raw material for the evolution। बेसिकली जो डार्विन को वेरिएशंस का आइडिया आया था, उसने जब गैलापागोस आइलैंड पे फिंचेस को देखा था ना, तो उनमें उसने कहा कि डिफरेंट डिफरेंट 14 वेराइटीज है। बेसिकली उस टाइम पे स्पीशीज के बारे में इतनी ज्यादा नॉलेज नहीं थी, डार्विन को भी स्पीशीज का पता नहीं था। वो तो जब गैलापागोस आइलैंड के सारी ऑब्जर्वेशन को उसने एक चार्ट पे बना के ले आया था ना, वो उसके बाद उसका एक फ्रेंड था, ब्रिटिश ऑर्निथोलॉजिस्ट था वो, जोहान गोल्ड। वो बर्ड स्पेशलिस्ट था, ब्रिटिश ऑर्निथोलॉजिस्ट था वो ना, तो उसको उसने बताया कि ये वैराइटीज नहीं है। डार्विन को उसने बताया कि ये वैराइटीज नहीं है, ये डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज हैं, ठीक है। बट वो वैराइटीज की तरह गिन रहा था वहां पे, और उसने बोला कि वेरिएशंस आर ऑलवेज देयर, ठीक है। कोई ऑर्गेनिज्म की जो उसकी बीक थी बेसिकली जो फिंचेस की, उसके बेसिस पे उसने वेरिएशन टर्म यूज की थी। तो वेरिएशंस, उसने बोला कि वेरिएशंस आर ऑलवेज देयर। सो उसमें कंडीशन है कि हम वेरिएशन को किस तरह से मानते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ शेप, साइज, स्ट्रक्चर, बिहेवियर, जो भी उसमें
इसमें सेम स्पीशीज के बीच में, ग्रुप ऑफ सेम स्पीशीज के बीच में क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स में जो शेप साइज स्ट्रक्चर को लेके डिफरेंसेस आ रहे हैं, these are the variations. So what is variations? Variations are the differences in the shape, size, behavior and structure of closely related individuals of same species. So उसके बेसिस पे उसने ये कंडीशन बताई थी. अब हम डिस्कस करते हैं कि ये वेरिएशंस किस तरह से हो सकती हैं. ऑन द बेसिस ऑफ द सर्वाइवल चांसेस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, किसके ज्यादा चांसेस है सर्वाइव करने के, उसके बेसिस पे जो वेरिएशंस हैं वो न्यूट्रल भी हो सकती हैं. वेरिएशंस माइट बी न्यूट्रल, वेरिएशंस माइट बी हार्मफुल, दे मे बी यूजफुल आल्सो. ठीक है, ये यूजफुल भी हो सकती हैं. हार्मफुल वेरिएशंस तो लाइक वो होंगी कि लाइक डेफिशिएंसी ऑफ क्लोरोफिल इन अ प्लांट. अगर प्लांट में मान लीजिए क्लोरोफिल की डेफिशिएंसी है तो उसको प्रोसेसर को क्या बना देगा, अनफिट बना देगा. और स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस में वो अनफिट हो गया तो वो क्या हो जाएगी, उसकी एक्सटर्मिनेशन हो जाएगी. डार्विन ने प्रपोज किया दैट लिविंग ऑर्गेनिजम्स टेंड टू अडैप्ट टू चेंजिंग एनवायरनमेंट ड्यू टू यूजफुल कंटीन्यूअस वेरिएशंस. की यूजफुल कंटीन्यूअस वेरिएशंस के कारण ही वो एनवायरनमेंट में अडैप्ट करते हैं. कहने का मतलब है कि जब कोई चेंजिंग एनवायरनमेंट की कंडीशन उनके लिए आएगी तो जो वेरिएशन उनको यूजफुल लगेगी वो अडैप्ट कर लेंगे वो अपने बीच में. सो दैट इज द कंडीशन. इसी के बेसिस पे चला था नेचुरल सिलेक्शन, जिसको सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट बोलते हैं. नेचुरल सिलेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट. लेट वी डिस्कस नाउ नेचुरल सिलेक्शन. वेट, आई हैव रब्ड दैट. Yes. Natural selection. देखो, नेचुरल सिलेक्शन एक नेचर की फोर्स है. बेसिकली इट इज अ फोर्स ऑफ नेचर. डार्विन ने कहा है कि मैन सिलेक्ट्स द इंडिविजुअल विद डिजायर कैरेक्टर्स इन आर्टिफिशियल सिलेक्शन. एक आर्टिफिशियल सिलेक्शन होता है जिस तरह से हमें अब तो इवन आर्टिफिशियल आप टेक्नोलॉजी यूज करने लग पड़े हो. वहाँ पे टेक्निक्स हैं, जिस तरह का आप बच्चा चाहो उस तरह का बनाया जा सकता है, क्योंकि रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज हमारे पास हैं, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज. उसके बेसिस पे सब कुछ किया जा सकता है आजकल तो. बट नेचुरल सिलेक्शन में पहले डार्विन ने बताया कि आर्टिफिशियल सिलेक्शन के बेसिस से तो आप कोई भी जीन किसी में डाल के जैसा ऑर्गेनिज्म आप चाहते हैं वैसा आप बना सकते हैं. बट नेचुरल सिलेक्शन इज काइंड कि नेचुरल सिलेक्शन वो नेचर की फोर्स है जो सिर्फ उन्हीं इंडिविजुअल्स को सिलेक्ट करेगी जो कि यूजफुल वेरिएशंस के साथ हैं. इसका जवाब अब नेचुरल सिलेक्शन ने दिया उस लेमार्किज्म का, जब लेमार्क ने बोल दिया था कि जो आपके जिराफ्स हैं उनकी लॉन्ग नेक है, लॉन्ग उनकी ना फॉलिम्स है, तो क्यों है. उसने तो बोला था कि जी जैसा जैसा जितना बेटर यूज ऑर्गन का करेंगे, क्योंकि वहां पे नेक का यूज होता था, वहां पे फॉलिम्स का ज्यादा यूज होता था, तो ट्रीज से लीव्स उठाने होते थे और उनके लिए गर्दन लंबी करनी पड़ती थी, फॉलिम्स उठाने पड़ते थे. तो उससे क्या हुआ कि जितना बेटर यूज उसका होता रहा वैसे वैसे उसकी जो जिराफ की गर्दन है, फॉलिम्स है, वो लंबी हो गई. बट ये रीजन नहीं माना गया. नेचुरल सिलेक्शन बताता है कि वो लंबी गर्दन वाले जो जिराफ हैं और छोटी गर्दन वाले ये पहले ही रहे होंगे. कौन सी जो फिगर है वो कब डोमिनेट कर गई अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग एनवायरनमेंट, उसको यूजफुल वेरिएशन लगी उस जिराफ को कि अब ये कंडीशन है कि जो भी वहां पे लंबी गर्दन वाले जिराफ हैं वो डोमिनेट कर जाएंगे, क्योंकि ट्रीज के ऊपर लीव है और वही सरवाइव कर पाएंगे जिनकी गर्दनें लंबी हैं. तो ऐसा नहीं कि उससे उसको लेने के लिए उनकी गर्दनें लंबी होगी, वो पहले ही फिगर रही होगी लंबी गर्दन वाले जिराफ. उनके लिए एनवायरनमेंट ऐसा सुटेबल बन गया कि बैरन ग्राउंड के ऊपर फूड अवेलेबल नहीं था, तो जो छोटी गर्दन वाले थे वो एक्सटेंट हो गए और लंबी गर्दन वाले आसानी से पत्ते तोड़ लेते थे ट्रीज से, तो आसानी से वो सरवाइव कर गए, उनके लिए डोमिनेट कर गया. तो ये है नेचुरल सिलेक्शन कि नेचर ने किस वैरायटी को सिलेक्ट कर लिया. ठीक है, दैट इज नेचुरल सिलेक्शन. डार्विन ने, ठीक है, इसकी ही एग्जांपल लेके बताया था.
और नेक्स्ट कंडीशन, वैसे जो है ये सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट की बात हम करते हैं ना, दैट सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट जो है वो हर्बर्ट सस्पेंसर के द्वारा प्रपोज किया गया वर्ड है। और सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट का जो आइडिया है इसने यूज किया है ना डार्विन ने उसने। ऐसे स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस का आइडिया जो डार्विन ने किया था, ये जो माल्थस का ऐसे आया था ना पॉपुलेशंस की स्टडी पे, उसके बेसिस पे उसको आइडिया मिला था वो स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस का। ओके उसके बाद हम डिस्कस करते हैं इनहेरिटेंस ऑफ यूजफुल वेरिएशन। सबसे वाहियात बात रही ये डार्विन की कि इनहेरिटेंस हो जाती है। वे यूजफुल वेरिएशंस में ऑर्गेनिज्म अपने आप को अडेप्ट तो कर लेता है, बट उसकी इनहेरिटेंस हो जाती है। ये बात नहीं है कि वही यूजफुल करेक्टर वो आगे ट्रांसफर करेगा, जो उसके करेक्टर्स अच्छे नहीं होंगे वो आगे नहीं जाएंगे, तो ऐसा तो नहीं होगा। इसको क्रिटिसाइज किया जाएगा बाद में, वी विल डिस्कस इट इन नेक्स्ट वीडियो, द क्रिटिसिज्म ऑफ डार्विनिज्म। तो उसमें पॉइंट आता है कि अगर यूजफुल कैरेक्टर्स ही आगे जाने हैं तो एक सिंग वाला गैंडा भी है। जो एक हिरन है उसके ऊपर तो जो सिंग लगे हुए हैं वो तो उसकी डेली लाइफ में बर्डन क्रिएट कर रहे हैं, तो और उसका कोई यूजफुल भी नहीं है उसके लिए वो, तो वो क्यों आगे जाके यूजफुल कैरेक्टर ही जो है वो ट्रांसफर करेगा, वो क्यों आ गए हैं। तो उसने, वैसे तो डार्विन ने बता दिया था कि नेचुरल सिलेक्शन इज नॉट ओनली द फोर्स ऑफ नेचर, और भी यहाँ पे फोर्सेस है, तो वो उसके सिंग सेक्सुअल सिलेक्शन के लिए काम आते हैं। जब उसके अकॉर्डिंगली उसके अगेंस्ट एक ऐसा हिरन आ जाएगा, और जब हिरनी उस हिरन को सिलेक्ट करेगी जो कि बेटर और अच्छे